देखो यहाँ पे स्टार्ट करें। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, सिंपल। लास्ट टाइम लोग ने प्रिज्म खत्म कर दिया था, प्रिज्म एंड उसके फैक्टर्स खत्म कर दिए थे। नेक्स्ट पार्ट इज सम सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है दैट इज रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट। ये आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत 8th स्टैंडर्ड में था, रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ, बट इसका एग्जैक्टली फॉर्मूला एंड ये सारा चीज नहीं था। देखो यहाँ पर एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर है डेंसर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल वाटर या ऐसा कुछ हमने रखा है, एंड ऊपर है रेयर मीडियम दैट इज नथिंग बट एयर। एंड हम लोग ने कॉइन है 10 रुपीज का एकदम बॉटम पे यहाँ पर रखा है। जैसे आप लोग पानी, आपको तो ये आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि एक बाउल लो एंड बाउल के अंदर ना नीचे कॉइन रखो, एंड समझो कि यहाँ पर ये है, तो मैंने तो कॉइन दिख रहा है नहीं। जैसे आप पानी डालोगे ना तो इसको दिखेगा कि कॉइन थोड़ा सा रेज हुआ है, समझेगा। तो सेम चीज यहाँ पर जो इंसान है उसको भी ये कॉइन कहाँ पर दिख रहा है, पहले ये कॉइन नहीं दिख रहा था, बट जैसे इसके अंदर वाटर हम लोग ने भरा तो इसको लग रहा है कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर आया, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सो यहाँ पर एक इफेक्ट है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इंसान के साथ देखो क्या हुआ है, यहाँ से जैसे रे ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड यहाँ पर जो आएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग डेंसर से कहाँ पर जा रहे हैं, रेयर मीडियम के अंदर। तो ये वाले केस में आर का वैल्यू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम द रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट कहाँ पर गया, इसके आंख में। अभी इससे जब देखा तो ये तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा ना, तो इसको कॉइन कहाँ पर दिखा, थोड़ा सा ऊपर, बट अगर एक्चुअली में आप देखो तो कॉइन अभी भी कहाँ पर है, नीचे। सो कॉइन जब भी हम लोग ने स्टार्टिंग में रखा था, या तो कॉइन जहां पर एक्चुअली में है इसको हम क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। एंड ये जितना ऊपर आया हुआ है, ये जो सरफेस से आपको लेना है, नीचे से नहीं लेना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपेरेंट डेप्थ। ये जो भी आप डेप्थ लोगे वो कहाँ से लेना है, फ्रॉम द सरफेस, नॉट फ्रॉम द बॉटम। एंड एक्चुअली में कहाँ पर है, नीचे। एंड ये कितना शिफ्ट हुआ ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो शिफ्ट का फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूँ, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। समझेगा यहाँ तक, क्लियर। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, या तो बाद में लिखूंगा, पहले डेरिवेशन थोड़ा देख लेते हैं। मुझे एपेरेंट डेप्थ का थोड़ा सा फॉर्मूला निकालना है, देखो आपके सामने ही है, बट वो कैसा है दैट वी हैव टू सी। इसका अगर खाली इतना सा पार्ट अगर आप यहाँ पे लो, सेम ऊपर रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, या तो ग्लास भी रख सकते हो या तो वाटर भी रख सकते हो। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नीचे। तो ये जो पूरा डेप्थ है ए से लेके ओ तक का दैट इज कॉल्ड रियल डेप्थ, समझेगा। एंड जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, मतलब उसका इमेज कहाँ पर बना है, थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो डेप्थ होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एपेरेंट डेप्थ। समझा यहाँ तक। सो देखो एक्चुअली ऑब्जेक्ट नीचे है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट पास होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ऊपर क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डाउट इसके अंदर कुछ। एंड जब मैं यहाँ से देखूँ तो रे ऑफ लाइट कहाँ पर आ गया, नीचे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझेगा। अभी आप बोले सर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा आ गया, तो यहाँ का एंगल देखो, ये बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ये वाला नॉर्मल एंड ये वाला नॉर्मल एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। एंड यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ आई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ आई, या तो उल्टा, यहाँ पर एंगल ऑफ आई तो यहाँ पर भी बनेगा एंगल ऑफ आई, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। समझा नहीं समझा, हाँ। सो सी द फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ आई क्या अपने पास, एंगल ओ बी एन बाई ज्योमेट्री एन। एंगल आर क्या बनेगा, सी बी एन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सी बी और एन, ये आपको क्या मिलेगा, सॉरी सी बी और एन, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड ओ बी एन डैश, ये आपके लिए क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझेगा। तो ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगा। कौन सा एंगल है, एंगल ओ बी एन डैश एंड बी ओ ए। कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल भी आई एंड ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, आई। सिमिलरली दो ट्रायंगल दूसरा देखो, अच्छा सेकंड पार्ट देखो, एंगल बी आई है, कहाँ पर है, बी आई है, बी आई और ए, ये वाला पार्ट पूरा, समझेगा, ये पूरा वाला पार्ट, समझा नहीं समझा, बी आई और ए, यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलर आप ले लो सी बी और एन, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी इसके अंदर हम दो ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहला ट्रायंगल होगा ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा ट्रायंगल होगा इमेज के लिए। तो पहला ट्रायंगल कौन सा होगा, ओ बी एंड ए, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर बना दिया, तो यहाँ पर एंगल कैसा है अपने पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ साइन एंगल कैसे निकालेंगे, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अपोजिट कौन है अपने पास, ए बी, या तो बी है, एंड हाइपोटेनस क्या बनेगा, ओ बी। इसको यहाँ पे रखो। सिमिलर दूसरा ट्रायंगल ये वाला, ए आई और बी,
वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसके अंदर लिखेंगे साइन आर, तो साइन आर कितना हो जाएगा, सेम बी ए अपॉन आई बी। डाउट है तो कुछ? अभी हम लोग का स्नेल्स लॉ आपको पता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आर अपॉन साइन आर। लेकिन हम लोग कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, डेंसर मीडियम टू रेरर, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में बन रहा है, डेंसर वाले में, एंड रेरर में क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम मीडियम टू एयर, यस और नो, फ्रॉम डेंसर टू रेरर। तो हम लोग किसका एंगल यहाँ पर लेते हैं, जो फर्स्ट मीडियम हो, तो फर्स्ट मीडियम अपने पास यहाँ पर कौन सा है, डेंसर मीडियम, एंड सेकंड मीडियम हमारे पास है रेरर मीडियम। तो सिमिलरली मैंने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर, समझा नहीं समझा, ऐसा लिखते हैं हम लोग। अगर हम लोग 1 से 2 जा रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई क्या होता है, फर्स्ट मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है, आर क्या होता है, जो सेकंड मीडियम में बन रहा है, वैसा कुछ। दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसल, ये रेसिप्रोकल हो गया आई बी अपॉन ओ बी। तो यहाँ पर जो मुझे मिला इनिशियली इट वाज एम से ए, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा, नहीं समझा, पता है कि नहीं पता है? मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया ना, ये एम टू ए था तो मुझे मिला आई बी अपन ओ बी। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ओ बी क्या आ जाएगा, हाँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। सो ये अपने को एक्चुअली मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम का, विच इज इक्वल टू ओ बी अपॉन आई बी। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो आई आपका यहाँ पर है, इसको थोड़ा ऐसा ऊपर लेके आओ। तो जब आप ऊपर लेके आओगे तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम, ऐसा अजम्पशन है, अजम्पशन है खाली। अगर आप जैसे मैं दूर से दिख रहा हूँ ना, अगर मैं एकदम ऐसा ऊपर से देखूँ तो हाँ, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम चेंज है, मतलब दोनों के अप्रोक्सीमेटली दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। एंड वो कब होता है, जब यहाँ का एंगल बहुत ही छोटा हो, समझा, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा। अगर ऐसा ट्रायंगल मिला आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू लो, या तो फिर ये साइड का एंगल, साइड का वैल्यू लो, दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या मिलेगा आपको, सेम। समझा नहीं समझा? एंगल यहाँ पर कितना है, बहुत ही छोटा सा एंगल है, वैसा कुछ। तो हमने अज्यूम किया इफ एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड वर्टिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सॉरी, अबाउट द सरफेस, अबाउट द सरफेस, तो आपको क्या मिलेगा, आई बी इज इक्वल टू आई। ध्यान से देखो आई बी क्या है, ये आई बी है और ये आई हो जाएगा। आई ए एक्चुअली में क्या है, एपरेंट डेप्थ, समझेगा। एंड जो ओ बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल, एंड ओ ए अपने पास क्या है, रियल डेप्थ, समझा आया तक। सो ओ बी इज इक्वल टू क्या अपने पास, एपरेंट डेप्थ, ये सर नो कि नहीं, नहीं, रियल डेप्थ है, देखो थोड़ा ध्यान से, ये रियल डेप्थ हो जाएगा, एंड आई बी अपने पास क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो क्या मैं एपरेंट डेप्थ को लिख सकता हूँ, क्या क्या IB और IA कैसे इक्वल हो रहा है वो नहीं समझ रहा। अरे देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया, बट अज्यूम करके ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर है, तो दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम ना। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा बना दिया मैंने, बराबर। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एंगल बहुत ही छोटा है, पर वो assumption के बेस पर है, वो तो हाँ। गलत रहेगा। तो थोड़ा सा तो एरर रहेगा, वो तो हम लोग आगे जाके निगलेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ पर हम लोग ओके। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो कितना है, बहुत ही छोटा। तो अगर आप ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, इसको आप है ना एकदम नजदीक लेके आओ, यहाँ पर वो लाइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर IB लाइन उसने किधर आएगी? देखो यहाँ से इसको अगर आप शिफ्ट करोगे यहाँ पर, तो वो अब बराबर, तो ये वाला लाइन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बराबर के नहीं। तो यहाँ से आपको मिलेगा आई बी, तो ये आई बी, सॉरी ये वाला आई बी और आई ए दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, सेम। नहीं समझा? देखो फिलहाल क्लास, फिलहाल ये ऐसा है ना, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी जो पॉइंट बी है उसको आप यहाँ से हटा के यहाँ पर लेके आओ, तो लाइन कहाँ पर आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो ट्रायंगल ऐसा बन गया ना। अभी आप ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, सेम वैसा। तो ये एंगल क्या हो गया, बहुत ही छोटा। एम मतलब मीडियम, मटेरियल मीडियम। ओ ए के जगह नहीं, डेरिवेशन आपको सिलेबस में नहीं है, ये तो बस खाली मैंने समझा है। एयर टू कहाँ पर जा रहे हैं, मीडियम। अगर उल्टा अगर हम देखें तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या हो जाएगा,
ओ बी क्या है हमारे पास, रियल डेप्थ, एंड आई बी क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ। ये सुनो, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आई बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई ए, एंड ओ बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओ ए, बिकॉज यहाँ पर एंगल बहुत ही कम है। तो ओ ए अपने पास एक्चुअली में क्या है, ओ ए एक्चुअली में अपने पास है रियल डेप्थ, एंड आई ए अपने पास क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। समझे आया तक? हाँ, म्यू का अंदर रिफ्रैक्टिव। अच्छा, यहाँ पर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, वो किसका लोगे आप लोग, ये वाटर का, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले मीडियम का, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का। समझा? देखो नेक्स्ट पार्ट, आर डी माइनस एपीडी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर डी अपॉन म्यू, एंड ये जो फिलहाल म्यू होगा वो किसका होगा, डेंसर मीडियम का। कुछ कॉमन आएगा, आर डी कॉमन, तो अंदर क्या आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये आपका नया फॉर्मूला मिला किसका, शिफ्ट का। समझा आया तक? एंड आया? अगर आपको थिकनेस पूछा है, इसका मतलब वो क्या है, रियल डेप्थ डिवाइड बाय 10। अरे शिफ्ट पूछा है ना थर्ड में, रियल डेप्थ पूछा है ना। इट इज रेज्ड बाय 7 मिलीमीटर, मतलब शिफ्ट दिया है। हाँ, आएगा ना फॉर्मूला। अरे म्यूनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, एलसीएम ले, સાઇન સાઇન ફાઈ કાઈ ને 1.5 આપ્યું છે, ક્યારેક ક્યારેક એક છે ને એક્ઝામ્પલ આપું તને, જો एक बार है ना, एक मैथ्स के ना बहुत बड़े, सुनो, एक बार ना ऐसा मैथ्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ना एचओडी। तो उनको है ना एक पोस्ट करना था, पता है पहले के टाइम पे वो कहते टिकट विकेट वो सब पोस्ट, हाँ वैसा वाला, पता ना अहमदाबाद किधर करना रहेगा। तो एक मैथ्स के प्रोफेसर को बोला कि આપણે આ चिट्ठी છે ये આપણે पोस्ट करवानी है। तो लेटर लिया, पोस्ट कार्ड के अंदर डाला, एंड उसके ऊपर है ना बोला कि आपको ना 1 रुपये, सॉरी 8 आने की चिट्ठी लगानी है, टिकट लगानी है। सुनो, तो वो जो मैथ्स के प्रोफेसर थे उन्होंने क्या क्या पता है, उसके ऊपर 1 रुपये की टिकट लगा दी गलती से, तो गड़बड़ हो गया ना, तो जाएगा नहीं। तो दूसरा मैथ्स का प्रोफेसर है, उससे पता क्या किया, वो 1 रुपये के टिकट के बाजू में 50 पैसे की टिकट लगा दी। फिर तीसरा मैथ्स का प्रोफेसर है, उसने क्या क्या पता है, बोले अरे ये तो गलत है, वो 1 रुपया एंड इधर 50, बीच में माइनस का साइन तो डालना भूल गए। फिर चौथा प्रोफेसर आया, चौथा प्रोफेसर ने क्या किया पता है, चौथे प्रोफेसर ने आके पता क्या किया, वो 1 रुपया माइनस 50 पैसे का टिकट इज इक्वल टू करके और एक चिट्ठी चिपका दिया। फिर वो पोस्टमैन आया एंड बोला कि मेरे प्रोफेसर को आके बोला कि वो दो आपका वो जो चिट्ठी है जो आपको देना है। तो उसने बोला अरे रुको रुको, इसमें तो 3 टिकट चिपका दिया। तो जो एचओडी था उससे बोला कि हाँ अभी हमारे मैथ्स के प्रोफेसर थोड़ा मैथ्स ना इधर चला गया था, तो इसके लिए सारी चीज किया। एंड वो जो पोस्टमैन था ना, वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसने बोला कि अरे साहब आना ऊपर चिट्ठी चिपकावानी ज नहोती, केम के वो जो कवर था ना उसके ऊपर ही 50 पैसे का टिकट ऑलरेडी चिपका हुआ था। तो ઓલા ત્રણેય જે કરી ગધા મજદૂરી હતી, સમજાણો? એટલે ઓલરેડી આપણે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપેલી છે, તો આપણે સાઇન સાઇન નથી કરવાનું। कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम लोग लगते हैं बहुत डिफिकल्ट रहेंगे, थोड़ा लॉजिक। और एक है सुनो, एक बार है ना बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, एकदम ज्ञानी, ध्यानी नहीं ज्ञानी लोग, हाँ। तो उसमें हुआ ऐसा कि एक इंसान आया, उसने ना 10-15 न्यूज़पेपर रखे थे एंड बोला कि ये न्यूज़पेपर के अंदर से कितने फोटोग्राफ है वो ढूंढ के दिखाओ। तो सब लोग है ना न्यूज़पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करते 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 सब आ गए। एक इंसान ने 1 मिनट के अंदर आंसर दिया कि उसके अंदर 15 फोटोग्राफ है, एंड एक जो इंसान था ना उसने 3 सेकंड के अंदर आंसर दिया कि उसके ऊपर 15 फोटोग्राफ है। ऐसा क्यों?
उसके ऊपर लिखा होगा। पीछे ही लिखा था पेपर के ऊपर कि इसके अंदर ना 15 फोटोग्राफ है, एंड वो बाकी के जो लोग थे वो सब लोग ढूंढ रहे थे। तो कभी कभी ऐसा, तो ये सारा चीज होता है। हाँ सर आज ही हुआ था कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सर, तू हार्ड वर्क नहीं सर, डू हार्ड वर्क बट डोंट डू गधा मजदूरी। अरे बच्चे पिज्जा बस पहले है ना हार्ड वर्क ही होता है, उसके बाद में स्मार्ट वर्क आता है, समझा ना? वो स्टार्टिंग का फेज इजी होता है, बाद में मिडिल फेज होता है, वो हार्ड हो जाता है। नहीं 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 नहीं, उल्टा उल्टा है ना। मैंने अभी एक बुक था ना उसके, मैंने 24 बुक पढ़ा, उसके अंदर से जो लाया वो सुनो। उसमें ऐसा लिखा है कोई भी काम अगर आप पहली बार करते हो ना तो डिफिकल्ट लगता है स्टार्ट में, फिर बीच में वो मैसी हो जाता है, एंड लास्ट में जाके जब एंड रिजल्ट होता है ना, तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है ना वो आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो स्टार्टिंग में देखो जब वो सब खोदना वोदना वो सब तो डिफिकल्ट लगता है, फिर धीरे धीरे उसका बेस बनेगा तो सब जगह पर सीमेंट रेती ये सब चलता रहता है, फिर जब बिल्डिंग बन जाता है फिर रहने का कितना मजा आता है वैसा। लेकिन जो दुनिया के मोस्टली जो लोग हैं जो अनसक्सेसफुल है या तो जो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए, उन लोग या तो स्टार्टिंग में हार मान लेते हैं, या तो जब मैसी होता है उनको लगता है हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाते सही डायरेक्शन में ही है, लेकिन उन लोग पेशेंस से रखते कि वो पॉइंट तक जाने के लिए, और पेशेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द शिफ्ट। अभी हम लोग ने ऑलरेडी 4th चैप्टर में बहुत सारे हम लोग ने पढ़े कि कौन से फैक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना शिफ्ट कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। शिफ्ट डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर। सबसे पहला है थिकनेस, सेकंड क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड लास्ट कौन सा है कलर। देखो इसका है ना आप लोग को ये सब एग्जाम्पल और ये सारी चीज आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हम लोग ने इतने अच्छे से, हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। अगर आप ये रेरर मीडियम है एंड नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ओके, सो सरफेस से लेके नीचे तक का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ के रियल डेप्थ, एंड ये जो कॉइन था वो थोड़ा सा शिफ्ट होके ऊपर आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्स, एंड जितना ये ऊपर आया है ये वाला पार्ट इसको हम क्या बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ इज डी, एपरेंट डेप्थ इज डी डैश, एंड शिफ्ट कितना हुआ रहेगा एक्स। तो शिफ्ट को हम लिख सकते हैं रियल माइनस एपरेंट, जय देखो यहाँ पे रियल माइनस एपरेंट, तो रियल अपने पास है डी एंड एपरेंट अपने पास क्या है डी डैश। अभी हम लोग लिख सकते हैं डी डैश को डी अपॉन म्यू, कहाँ से वो जो डेरिवेशन किया था उससे आया ना, म्यू क्या होता है आर डी अपॉन एपरेंट डेप्थ। सो रियल डेप्थ कितना है डी, एपरेंट डेप्थ कितना है डी डैश ना, सो डी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी अपॉन म्यू। यहाँ पर लिखा कॉमन निकालो क्या बड़ा, हाँ तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अभी ध्यान से देखो जितना म्यू का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, समझा ना, ग्लास है तो 3/2 होगा, अगर वाटर है तो 4/3 होगा, तो इसका वैल्यू तो फिक्स है। बट अगर आप ध्यान से देखो अगर रियल डेप्थ बढ़ेगा तो शिफ्ट का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो जितना आप रियल डेप्थ बढ़ाओगे उतना शिफ्ट का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड पार्ट देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपने पास 2 ग्लास ब्लॉक है यहाँ पर, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5। अगर मैंने सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे थोड़ा देखना है यहाँ पर, अगर मैंने सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर समझो कि 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पर भी कितना रखा हम लोग ने 30 डिग्री, तो किस में रे ऑफ लाइट सबसे ज्यादा बेंड होगा, फर्स्ट वाले केस में सेकंड है, इसमें ये ऐसा जाएगा, एंड ये वाले केस में तो बहुत ज्यादा बेंड होगा। तो अगर आप यहाँ से कोई इंसान दिख रहा है तो उसको इमेज कहाँ पर दिखेगा यहाँ पर, एंड यहाँ से कोई दिख रहा है उसको यहाँ पर दिखेगा, तो शिफ्ट किस में ज्यादा दिख रहा है सेकंड वाले केस है। तो जितना म्यू का वैल्यू बढ़ेगा उतना शिफ्ट का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये सब लॉजिकली आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट है वेवलेंथ। क्या बोल रहे हो, हाँ बराबर ठीक है। देखो म्यू किस में रखा हमने डिनोमिनेटर में, वापस से देखो म्यू बढ़ेगा तो शिफ्ट भी बढ़ेगा। लेट सब्स्टिट्यूट वैल्यू, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1/2 पहले वाले पार्ट के लिए, ये कितना होगा आर डी 1 माइनस 0.5, तो 0.5 टाइम्स ऑफ आर डी बराबर एक्स का वैल्यू। सेकेंड वाले केस में देखो शिफ्ट इज इक्वल टू आर डी इंटू 1 माइनस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा आर डी 1 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ आर डी। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, सेकंड केस या फर्स्ट केस, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका शिफ्ट का वैल्यू भी
ज्यादा, 0.8 टाइम ज्यादा हुआ ना। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये तो आपको आपका फेवरेट है। वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? रेड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? तो शिफ्ट किसका ज्यादा होगा? बराबर ना। रेड का बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिफ्ट, बराबर ना। रेड लाइट ज्यादा बेंट नहीं होगा एंड जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंट होगा। देखो नहीं समझा तो वापिस से यहाँ पे देखो, अगर समझेगा डेंसर मीडियम है, यहाँ पे नॉर्मल है, आपने यहां से समझो रेड लाइट को पास किया ऐसा, तो कितना बेंट होगा? थोड़ा सा, बराबर। लेकिन अगर आप वॉयलेट लाइट को पास करो सेम एंगल से, तो वॉयलेट लाइट ज्यादा डेविएट करेगा, समझे। तो शिफ्ट कौन ज्यादा देगा? वॉयलेट वाला लाइट। सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये सारे फैक्टर्स लिख के रखो, इसमें से आपको एग्जाम में सब, हाँ। नेक्स्ट पार्ट है एपरेंट बेंडिंग ऑफ पेंसिल या तो स्टिकी। आप लोग ने देखा रहेगा ट्रांसपेरेंट पानी के बॉटल के अंदर आप पेंसिल डालो, थोड़ा सा बेंट हो जाता है। यस। इसका रियल डेप्थ क्या होगा अपना? ये वाला पार्ट, यस और नो? ये रियल डेप्थ है। बट जब भी आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये पेंसिल कहाँ पर दिखेगा? थोड़ा सा ऐसा ऊपर आया हुआ दिखेगा, समझेगा। ऊपर से देखो या सामने सामने से जब आप देखोगे तो आपको ये जो पेंसिल है थोड़ा सा कैसा दिखेगा? ऐसा बेंट हुआ, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, बराबर। सरफेस से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। सो एक्चुअली में ये कहाँ पर होगा? यहाँ पे देखो क्लास, एक्चुअली में तो यहाँ पर है ना रियल डेप्थ, बट थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो ये जो डेप्थ होगा इसको हम क्या बोलेंगे? एपरेंट डेप्थ। हाँ, ये जो जितना ये ऊपर आए यहाँ से रियल डेप्थ से जितना ऊपर आए इसको हम क्या बोलेंगे? शिफ्ट। ये ऐसा होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाले केस में जो अपना रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ का जो वैल्यू है वो एपरेंट डेप्थ से क्या होगा? बड़ा होगा, समझेगा। सो रियल डेप्थ इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू टाइम्स ऑफ एपरेंट डेप्थ। यस और नो? अभी आप बोले सर ये कहाँ से आया, तो अभी हमने निकाला ना, हाँ। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, समझेगा यहाँ तक। अभी देखो ऑब्जर्वर कहाँ पर था? वेरी गुड। ऑब्जर्वर कहाँ पर था? बाहर रेरर में। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? डेंसर के अंदर। अभी उल्टा हम लोग करने वाले, अभी ऑब्जर्वर कहाँ पर रहेगा? अंदर, समझेगा। एंड जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? बाहर। तो एक्चुअली में ये बर्ड है एंड बर्ड है ना इसको शिकार करने के लिए आ रहा है। तो अभी देखो ये जो बर्ड है वो एक्चुअली में कितने हाइट पे सरफेस है? तो ये रियलिटी है ना, तो इसको हम अज्यूम करेंगे क्या है? रियल डेप्थ। डेप्थ तो है ही नहीं है, रियल हाइट आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ से जब रे ऑफ लाइट आ रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड ये जो फिश है वो तो सीधा ही देखेगा, जैसे यहाँ पर जो इंसान था उसे तो सीधा ही देखा था। तो वैसे जब फिश यहाँ से सीधा देखेगा तो उसको जो बर्ड है वो कहाँ पर दिखेगा? थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे? एपरेंट पोजीशन या तो एपरेंट डेप्थ। तो ये वाले केस में एपरेंट डेप्थ का वैल्यू क्या है? इट इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ। लेकिन एपरेंट डेप्थ कितना ज्यादा होगा? तो इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ, समझेगा। ये चीज आप लोग को याद रखना है। अगर ऑब्जर्वर कहाँ पर है? रेरर में, कहीं पर लिख के अभी बताऊंगा आप लोगों को। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? डेंसर में। ये वाले केस है ऑब्जर्वर कहाँ पर है? डेंसर में। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेरर के अंदर। सो आप लोगों को पूछ सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग के अंदर, अगर एपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ तो ऑब्जर्वर कहाँ है? डेंसर। एंड लेस देन पूछा तो एक लाइन लिख के रखो, व्हेन यू सी फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेरर मीडियम, देन apparent depth is lesser than real depth. Second point, when you see from denser to rarer, when you see from denser medium to rarer medium, it means object is in rarer medium and observer is in denser medium. Then apparent depth is greater than real depth. सबसे पहला ट्विंकलिंग ऑफ
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं। अभी आप बोलोगे सर इसके सर पे बाल क्यों नहीं है, क्योंकि चांद वही है। सो अभी देखो ये वाले केस में समर सीजन जितने भी एयर के पार्टिकल्स होते हैं उन लोग बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है सो सारे पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझेगा। एंड ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेट टेम्परेचर का वैल्यू डिक्रीजेस एंड म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो है ना, अगर समझो बीच में से बादल जा रहे हैं या तो ऊपर का जो हवा या तो नीचे का जो हवा है वो अगर सपोज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम ज्यादा हो गया तो उसके कारण अपने को लगता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, समझा। ये तो बस खाली एक रिफ्रैक्शन का। हाँ, सेकेंड पार्ट है इसका अंदर अर्ली सनराइज And late sunset. एंड लेट सनसेट। ये है अपना एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर, यहाँ पे सन है। तो एक्चुअली आपको पता है होराइजन क्या होता है, होराइजन दूर वाला। हाँ, तो ये इंसान जब यहाँ से दिखे तो सन एक्चुअली में कहाँ पर है, नीचे, सनराइज हुआ नहीं है, बट यहाँ से जो रे ऑफ लाइट पास होगा ऐसा। सो हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम वैक्यूम टू एटमॉस्फेयर, मतलब रेयर टू डेंसर। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी ये इंसान जब सीधा दिखेगा तो उसको सन कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर। व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, ये वाला, बट इसका एपरेंट पोजीशन कहाँ पर दिखेगा, ऊपर। तो हम लोग को लग रहा है कि सनराइज हो गया, बट एक्चुअली में सनराइज हुआ नहीं है। सेम जब सन यहाँ पर आएगा तो अपने को यहाँ पर दिख रहा है, बट एक्चुअली सन कहाँ पर चला गया रहेगा, नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेट सनसेट एंड अर्ली सनराइज। ओके, हाँ, 8 मिनट का डिले होता है ना, तो वो आप फाइंड कर सकते हो। 8.3। थर्ड पॉइंट देखो क्लास, थर्ड पॉइंट तो ऑलरेडी आप लोग को सिखा दिया मैंने। हाँ, वो बता दिया ना। एक वैसल है, नीचे कॉइन रखा, इसमें से पानी भरो तो आपको कॉइन थोड़ा कहाँ पर आते दिखेगा, ऊपर। रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इट विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एपरेंट पोजीशन कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट देखो। हाँ, अभी आप लोग समझो कि कहीं पर, ये पता है कि नहीं पता, आप लोग कहीं पर भी जाओ ना ऑफिस में, तो ऑफिस में जैसे आप टूर के लिए जा रहे हो एंड आपको पिकनिक विकनिक सब प्लान करना है, तो उन लोग बताते हैं कि देखो अगर आप इंडिया में ये 2 स्टेट घूमोगे तो इतना पैकेज। तो वहां पर लोग ग्लास लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाते हैं एंड नीचे पैम्पलेट होता है, बार बार धूल ना लग जाए उसके लिए। तो उन लोग ऊपर क्या करते हैं, कांच लगाते हैं। तो अपने को लगता है कि जो पैम्पलेट है थोड़ा सा कहाँ पर हुआ है, ऊपर आया हुआ है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है, A piece of paper stuck at the bottom of a glass that appears to be raised when seen from above. Same हो गया ये। पीस ऑफ ए पेपर स्टक एट द बॉटम ऑफ, ये समझेगा, सेम ही है। और एक चीज है, अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो, स्विमिंग पूल स्टार्टिंग में ना पूरा खाली है, बराबर है। जैसे 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 पानी भरते जाएगा तो आपको लगेगा जो नीचे का जो बॉटम है वो कहाँ पर है, ऊपर आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एपरेंट पोजीशन। नेक्स्ट कौन सा दिया है, ये भी आपको पता है, स्विमिंग पूल में अगर कोई इंसान है तो उसके पाँव छोटे दिखते हैं, हाँ, बाहर निकला तो बहुत बड़ा होता है पाँव। चलो आगे, लास्ट पॉइंट खत्म। तो सी पार्ट खत्म। नेक्स्ट लेक्चर ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना, डायग्राम कराना है।